नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, एक बार फिर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि रेमडेसिविर इंजेक्शन पर बैन लगाने और ऑक्सीजन की सप्लाई पर लगाए गए महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर केंद्र सरकार ने करारा पलटवार किया है। केंद्र सरकार के दो मंत्रियों मनसुख मंडाविया और पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। मनसुख मंडाविया ने नवाब मलिक को उन आरोपों पर निशाने पर लिया जिसमें नवाब मलिक ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई रोके जाने का आरोप लगाया था। मंडाविया ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं होने का दावा किया। वहीं पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। पीयूष गोयल ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। तो ये पलटवार, करारा पलटवार केंद्र के दो मंत्रियों की तरफ से नवाब मलिक पर और पीयूष गोयल ने साफ तौर पर यह कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हो रही है महाराष्ट्र को। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया और यह कहा, नवाब मलिक के ट्वीट हैरान करने वाले हैं, आधे सच और झूठ से भरे हैं और इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं। केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है और रेमडेसिविर की सप्लाई में हर संभव मदद की जा रही है। तो यह ट्वीट केंद्रीय मंत्री मनसुख की तरफ से किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ऑक्सीजन सप्लाई के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया और उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित करने में जुटी है। महाराष्ट्र को अब तक देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है और उन्हें जरूरत के मुताबिक हर संभव मदद की जा रही है। महाराष्ट्र एक अयोग्य और भ्रष्ट सरकार से पीड़ित है और केंद्र लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। तो यह ट्वीट पीयूष गोयल की तरफ से किया गया। हालांकि केंद्र की ओर से यह पलटवार किया गया और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जब इस वक्त महामारी सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देश के लोगों पर डाल रही है, ना जाने कितनी मौतें हो रही, उस पर इतनी बड़ी राजनीति, लेकिन जरा बताइए कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि आज हर्षवर्धन ने भी कहा कि हर राज्य को हम जरूरत के हिसाब से मदद दे रहे हैं और हर संभव मदद भी देंगे। देखिए, जो पिछले कई दिनों का घटनाक्रम है, प्रधानमंत्री लगातार तमाम राज्यों को उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बैठक ली थी जिसमें रेमडेसिविर जो दवा है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको 21 सितंबर तक डबल करने का की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए निर्देश दिए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के जितने हैं उन ट्रक्स हैं भरे हुए, उनको पूरे देश में बिना अवरोध के जाने आने की सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों से निर्देश भी दिया गया था। साथ ही साथ एक संदेश मुख्यमंत्रियों को भी दिया गया था, आपको जरूरत जितनी है उसके बारे में केंद्र सरकार को बताएं। महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित वहां निकल कर आ रहे हैं, वहां पर केंद्र सरकार को चिंता और नाराजगी इस बात को लेकर थी कि लोगों की चिंताएं दूर करने की बजाय वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसलिए दो मंत्रियों को केंद्र सरकार को उतारना पड़ा और राज्य सरकार को नसीहत पीयूष गोयल ने दी है कि महाराष्ट्र की जनता ये समझ चुकी है कि मेरा राज्य मेरी जवाबदारी है। तो ये वहां की सरकार को कब समझ में आएगा कि राज्य उनका है और जवाबदारी भी उनकी है। बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी और ऐसे में अगर राजनीति होगी तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि केंद्र की ओर से पलटवार के बावजूद नवाब मलिक ने अपने आरोपों पर वो कायम दिखाई दिए। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं, 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा।
की विफलता छुपाने के लिए सारे झुठलाने वाले आरोप, इस प्रकार के आरोप करके महाराष्ट्र सरकार की विफलता छुप नहीं सकती। आपके पास पूरा 1 वर्ष था, आपने ना अस्पतालों का निर्माण किया, ना बेड की व्यवस्था की, ना जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसके लिए कुछ सुविधा आपने मुहैया कराई, कुछ नहीं किया। तो ये राम कदम बीजेपी के नेता जिनकी तरफ से पलटवार किया गया, लेकिन नवाब मलिक अभी भी अपने बयान पर बने हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं बढ़ाई जा रही है, और अगर जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है उनसे लिया जा रहा है तो उनसे लिए जाने पर भी रोका जा रहा है। उधर केंद्र की तरफ से दो मंत्रियों को सामने आकर ट्वीट कर ये कहना पड़ा कि राज्यों को जरूरत के हिसाब से दी जा रही है मदद, लेकिन उस सब के बावजूद भी इस तरह की सवाल उठाना गलत है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर संभव प्रयासों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को हर तरह की मदद करने का भरोसा दिया, और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अब तक करीब 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, कोरोना पर काबू पाने के लिए उन्होंने 3T यानी कि टेस्ट, ट्रेसिंग, टीकाकरण पर जोर भी दिया। आप सब जानते हैं कि इस समय लगभग देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं, और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज, फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज, 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 45 से 59 इयर्स के एज वाले कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ 92 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 9,61,000 लोगों को सेकेंड डोज, और ये सब कुछ आपकी सहयोग से 17,75,310 सेशंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1 करोड़ 58 लाख डोजेज हैं, और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वो 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने लोगों से कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील की, और साथ ही उन्होंने अपने जवानों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। किस तरह का असर देखने को मिल रहा है सर? आज जो कर्फ्यू वीकेंड में सर पुलिस जगह जगह तैनात है, और कई लोगों के पास वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस बहुत स्ट्रिक्टली वीकेंड कर्फ्यू को इन्फोर्स कर रही है, और ये ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, ज़रूरी है कि अपने ऊपर अंकुश लगा करके, अनुशासित रह करके हम वीकेंड कर्फ्यू और आगे भी आने वाले जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे उनको हम फॉलो करें।
दिल्ली की जनता को न्यूज 18 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा और आम दिनों के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीकेंड कर्फ्यू बेसिकली गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से हुआ। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जहां तक संभव हो घर में ही सीमित रहें। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हुए हैं और इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे अपने तमाम महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ यहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना कराया कि किस तरह से जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सुचारू हो रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से सिग्नेचर ब्रिज पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और तमाम जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जगह जगह दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पहुंच रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका हाल ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मुंबई जो अभी भी लगातार पूरे महाराष्ट्र में सबसे आगे बना हुआ है कोरोना केसेस के मामले में। लेकिन सबसे पहले जावेद आपके पास आते हुए, क्योंकि यहां तो अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, वीकेंड कर्फ्यू, जरा दिखाइए तो वहां की तस्वीर क्या है आज? देखिए, वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कों पर उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, आमतौर पर इस सड़क पर, ये आईटीओ सड़क जाती है, डीडीयू मार्ग है, वाहन बहुत होते हैं, लेकिन अभी आपको उतनी संख्या में वाहन नहीं नजर आएंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहन ही नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, सुबह से हम अलग अलग दिल्ली के इलाकों में घूम रहे हैं। गायत्री, यकीन मानिए कि हमने इतनी एम्बुलेंस आज दिल्ली की सड़कों पर देखी है कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली के हालात इस तरह के हैं, बेहद चिंतित और गंभीर हालात लगातार बने हुए हैं। तो ये जो कर्फ्यू है, जो वीकेंड कर्फ्यू है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लगातार केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं इससे कुछ कोरोना की चेन टूटेगी। लेकिन बहुत नजरें इस वीकेंड कर्फ्यू पर रहेंगी कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। अभी तो नजर आ रहा है, लेकिन अंत में जब आंकड़े सामने आएंगे, शाम में जब हेल्थ बुलेटिन दिल्ली सरकार का आता है, उससे पता लगेगा अगले 2 दिन बाद कि इस वीकेंड कर्फ्यू का क्या फायदा हुआ। जी जावेद, लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन इस बीच मुंबई में सख्ती के बावजूद कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास आम दिनों की तरह ही लोगों की भीड़ दिखाई दी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने वहां से जाने वाले लोगों की जांच की और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की, जहां पर किस तरीके से जबरदस्त भीड़ साफ तौर पर देखी गई। लोगों में किसी तरह का कोई खौफ दिखाई नहीं दिया। हालांकि इस सबके बीच आम लोगों की तरह ही लोगों की भीड़ दिखाई दी। पुलिस जरूर वहां से आने जाने वाले लोगों की जांच करती हुई दिखाई दी। आशीष इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आशीष, एक तो वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि टर्मिनस की तस्वीर तो हमने देखी, कोई असर लोगों पर तो है नहीं, वो बराबर उसी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको कोई खौफ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब हर्षवर्धन की तरफ से भी और प्रधानमंत्री तो खुद लगातार राज्यों के संपर्क में बने हुए हैं, उसके बावजूद नवाब मलिक की तरफ से इस तरह का आरोप क्यों? और वो भी सच्चाई कि अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर कहां दिक्कत है? जी, साफ तौर पर गायत्री आपको बताना चाहेंगे कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की जो सियासत हो रही है ऐसे नाजुक समय में। अभी महाराष्ट्र के हालात अगर बताए जाए तो पिछले 24 घंटे में करीब 63,000 लोगों नए मामले सामने आए, वहीं पर 358 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे समय में जमीनी हकीकत आपको बताना चाहेंगे, निजी अस्पताल है, चाहे वो शताब्दी अस्पताल हो या चेंबूर के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी है। पेशेंट्स को, मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो बीएमसी के भी जो कोविड सेंटर हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं खुद सीएम, महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री इस आवास के सामने खड़े हैं। और अभी जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज की गई थी उद्धव ठाकरे द्वारा, जिसमें राजेश टोपे भी शामिल थे और एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। उद्योगपतियों के साथ, व्यवसायिकों के साथ ये बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें उद्धव ने लोगों से मदद मांगी, जो बिजनेसमैन है उनसे मदद मांगी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स हो, टेस्टिंग सेंटर्स हो या ऑक्सीजन की कमी में लोग सामने आए, बिजनेसमैन सामने आए और कंट्रीब्यूट करें।
साफ तौर पर ऑक्सीजन की कमी जो है महाराष्ट्र में, इसीलिए आशीष मैंने पूछा, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए मारामारी, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस तरीके के हालात क्यों बने जब केंद्र की तरफ से बाकायदा ये दावा किया जा रहा है कि जिस भी तरीके की जरूरत है वो केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, चाहे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने की, रेमडेसिविर की प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो या फिर ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने की बात हो। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर भी सामने आई। स्वास्थ्य से जुड़ी मशहूर पत्रिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि रिसर्च में कोरोना वायरस के हवा के जरिए ज्यादा तेजी से फैलने के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरे में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया, वो भी बिना एक दूसरे के कमरे में गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में 59% मामले बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की वजह से फैले हैं। इमारतों के अंदर वायरस का ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से यह कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान कोरोना मरीजों के कमरों और कार से लिए गए हवा के सैंपल में वायरस मिलने का दावा किया गया है। हवा में वायरस नहीं फैलता है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, यानी एयर ट्रांसमिशन हो रहा है। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दो गंभीर बातें, एक तो एयर ट्रांसमिशन जावेद, और दूसरी बात ये कि ज्यादातर वो पेशेंट हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है, यानी वो न जाने कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि क्या लोग मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि एयर ट्रांसमिशन से बचने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है मास्क। इन दो गंभीर चीजों पर सरकार की तरफ से क्या एक्शन, क्या कदम? देखिए, ये खतरा बहुत बड़ा है जो एयर ट्रांसमिशन की आप बात कह रहे हैं। और रही बात मास्क की, तो लगातार कोशिश ये की जा रही है, इन्फोर्स कराने की कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने। और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगाया गया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं पिछले कई दिनों में, हर दिन कोरोना मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कोरोना से होने वाली मौतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो खतरा है इसको कैसे रोका जाए, और वीकेंड कर्फ्यू उसी के लिए कदम है। और सरकार लगातार हर रोज़ बैठक कर रही है। अभी 5 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। आज उन्होंने जो नोडल मिनिस्टर बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के साथ मीटिंग की। सभी डीएम्स के साथ उन्होंने एक बैठक की है। एमसीडी कमिश्नर और एमसीडी मेयर्स के साथ उन्होंने एक बैठक की है। ये 3 बैठकें आज उन्होंने की हैं और उसके बाद 5 बजे वो इस बैठक का लबोलुआब क्या रहा वो सामने रखेंगे। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें 10 IAS अफसरों की नियुक्ति की है। इसके अलावा जो 15 निजी अस्पताल हैं वहां दानिश अफसरों की नियुक्ति की गई है। तो ये ऐसे तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या लोगों को जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो आगे उसी गति से मिल पाएंगी या नहीं? जी बिल्कुल उसी गति से मिल पाएंगे, और फिलहाल भी मिल रही है या फिर नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लौटेंगे जावेद। देश भर में कोरोना से मचे कोहराम के बीच कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, रायपुर, भोपाल और जयपुर की ये तस्वीर। पुलिस की सख्ती का असर भी दिख रहा है। सभी बाजार बंद हैं, सिर्फ जरूरी सेवाओं को दी गई है छूट। दिल्ली में बिना वजह घर से निकलने वालों की जांच की गई, तो रायपुर में सड़कें सुनसान नजर आई। भोपाल और जयपुर में भी सभी दुकानों पर ताले जड़े दिखाई दिए। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन सवाल यही है अब इससे कितना फायदा होगा। मुंबई, जहां से आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए, आशीष मैं एक बार फिर आपके पास लौट रही हूं, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र और केंद्र के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर की बात हो या फिर ऑक्सीजन की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर आरोप मढ़ रही है। केंद्र कह रही है कि हम तो हर संभव मदद दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये खींचतान ही जारी रहेगी या जमीन पर आपको लग रहा है कि स्थिति बदलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए भी जा रहे हैं अपनी तरफ से, चाहे वो बात अस्पतालों में सुविधाओं के मिलने की बात हो या फिर जमीन पर सड़कों पर कोविड नियमों का पालन कराने की? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे काफी सख्त कदम उठाए गए हैं। करीब 1 हफ्ते से जो महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसके चलते बेवजह अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है, ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। लेकिन बावजूद उसके लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई लोग तो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि अपने मुंह पर मास्क लगाना तक वो जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस जो है लगातार इन लोगों को ट्रेस कर रही है, इनसे फाइन वसूलने का काम कर रही है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदारी आम जनता को भी उठानी पड़ेगी। खुद की सुरक्षा हो, अपने परिवार वालों की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आम जनता को भी उठानी पड़ेगी। साथ ही में सरकार ये दावा कर रही है कि कई आने वाले 1 हफ्ते में करीब 4 जम्बो सेंटर शुरू करेंगे, ताकि जो बेड्स की
कमी है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये कोशिशें पहले होनी चाहिए थी। आशीष, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी अब सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो भी इनसे मदद की अपील करता है उन तक फौरन मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के मीडिया दफ्तर में आ रही मदद की अपील पर फौरन कार्रवाई की जाती है और पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाती है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगने वालों की सहायता कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी भी दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे दिखाई दिए। कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है और ऐसे में वहां के लोगों के खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांग्रेस के नेता जिशान सिद्दीकी और शिवसेना नेता राहुल खन्ना मदद करने में जुटे हैं। बताया गया कि अलग अलग पार्टियों के नेता अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। शिवसेना नेता राहुल कनल भी ऐसे ही एक मुहिम में जुटे दिखाई दिए। इस वक्त हमारे साथ राहुल कनल मौजूद है जिन्होंने कोरोना के दौरान बहुत सारी लोगों की मदद की है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं आखिर किस किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है। तो शुरुआत कैसे की थी, शुरुआत में आपने कैसे मदद करना शुरू किया था और अब तक आपकी मदद का सिलसिला कैसे चल रहा है? मैम, पहली बात तो जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इतना ये हिट नहीं हुआ था कि क्या इतना सिचुएशन आगे तक जाएगी। वी वर ऑल प्रिपेयर्ड कि हाँ 15 से 20 दिन, एक महीना हम लोग को फील्ड पे रहना है एंड वी हैव टू डू दिस। एक हमने यंग लोगों ने सबने आपस में मिलकर एक टीम बनाई थी जिसके हेड आदित्य ठाकरे जी थे। हमने साथ में एक टीम बनाई और हर एक को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की गई। तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक के जिम्मे आती थी वो उन्हें पूरी करके रात को रिपोर्टिंग करनी होती थी। ऑल डे हम लोग फील्ड वर्क करते थे और रात के टाइम पे उस टाइम पे जैसे आज का वक्त आ गया है वैसे हम बेड्स और रेमडेसिविर एक्सेट्रा हम लोग को अरेंज करनी होती थी। हमने पूरे मुंबई पुलिस फोर्स के लिए बीइंग ह्यूमन की तरफ से जो फ्रेश सैनिटाइजर थे वो सबको पहुंचाए गए। हमने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो जो हम कर सकते थे, बीएमसी ऑफिशियल्स हो गए, जितने भी हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ था, हेल्थ स्टाफ था, उनके पास हम 1-to-1 पहुंचते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी भी इसी तरह की मुहिम में जुटे दिखाई दिए। तो आपको बता दें जिशान सिद्दीकी की तरफ से भी कोशिश की गई ताकि लोगों की मदद की जा सके और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटन पे आए थे, पूरा चुनाव चला गया, अभी अभी एक दिन आए और कहा कि भाजपा का डीएनए क्या है। अरे राहुल बाबा, आप हमारा डीएनए क्या जानो भाई, आप नहीं जान पाओगे। पहले इटली के संस्कार छोड़ो तो भारत के डीएनए की आपको मालूमात पड़ेगी। मगर मैं आपको डीएनए बता देता हूं। हमारा डीएनए है, डी का मतलब है डेवलपमेंट, विकास, एन का मतलब है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और ए का मतलब है आत्मनिर्भर भारत। ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मित्रों, मैं आप सभी को बताने आया हूं कि हमने सारे सरकारी कर्मचारियों को, दीदी ने 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। सारे टीचरों को सम्मानजनक तनख्वाह देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, भागीरथी और कुन्नूर नदी के तट पर जो बाढ़ आती है, इसको ठीक करने का भी हमने योजना बनाया है। आपके रोडों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा मालूम ही नहीं पड़ता है। हमने देवशाला, एरल और कोटाग्राम में पूरी सड़कें नई बनाने का निर्णय किया है और ये पूरे क्षेत्र में हर तहसील में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी निर्णय किया है, जो गरीबों को यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं देगी। और यहाँ पर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाकर
यहाँ के बच्चों को डॉक्टर बनने की सुविधा भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर तहसील पर एक जन औषधि केंद्र बनाया जाएगा, जिससे मलेरिया और डेंगू को 100% मलेरिया और डेंगू को निकालने की व्यवस्था हम करेंगे। मित्रों,